दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से हमारी 1000 क्वेश्चन की स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी, उसी में आज दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन की डिटेल आपको अच्छे से दी जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है फेमा, FEMA। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब लाया गया था दोस्तों? ये लाया गया था 1999 में। ठीक है दोस्तों, ये विदेशी व्यापार को और उसके भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। और दूसरा दोस्तों, जो विदेशी मुद्रा बाजार है उसमें व्यवस्था सही करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। और कब आया था? तो 1999 में आया था। और ये किससे रिलेट करता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो दोस्तों, जन स्वास्थ्य एवं जो स्वच्छता है ये किस में शामिल है? तो ये शामिल है राज्य सूची में। किस में है? राज्य सूची में। जो आर्टिकल नंबर 38 है उसमें इसकी व्याख्या की गई है DPSP में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं राज्य सूची की, तो क्योंकि ये संविधान की जो अनुसूची शेड्यूल जो है, शेड्यूल 7 में तीनों अनुसूचियाँ हैं। किसमें? शेड्यूल 7 में तीनों अनुसूचियाँ दी गई। कौन कौन सी? राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है दोस्तों, अगर मैं राज्य सूची की बात कर लूँ तो जब संविधान बना हुआ था तब इसमें कुल 66 विषय थे। कितने सब्जेक्ट थे? 66 सब्जेक्ट थे। और अब ये वर्तमान में टोटल इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? तो 61 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं बात कर लूँ समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में जब संविधान बना हुआ था 97 थे। सॉरी, इसमें संघ सूची में 97 थे। इसमें कितने थे? 66। जो अब कितने हो गए हैं? 61। संघ सूची में थे 97, अब हो गए हैं कितने? 100। ठीक है। और बात करूँ समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में सब्जेक्ट हैं वो कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं 52। पहले थे कितने? 47 से हो गए हैं कितने? 52। किसमें? समवर्ती सूची में। अगर मैं बात कर दूँ सूची की, तो ये किसमें है? शेड्यूल नंबर 7 में अनुसूची में दिया गया है। और जो संघ सूची है, संघ सूची में जितने भी विषय हैं, कितने? 61 विषय हैं। इन पर जो नियम व्यवस्था है, कानून व्यवस्था लागू किसके होंगे? तो ये राज्य के निर्देश होंगे। ठीक है, राज्य पर इनका अधिकार है। और अगर मैं बात करूं संघ सूची की, तो संघ सूची में जो केंद्र होगा, केंद्र सरकार होगी, तो केंद्र सरकार अपने नियम बनाएगी, अपने कानून बनाएगी, वो लागू होंगे किसमें? संघ सूची में। और समवर्ती सूची में जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि वर्चस्व किसका रहता है, तो केंद्र सरकार वर्चस्व रहता है। जैसे वन हो गई, वन संपदा हो गई, पशु पक्षी हो गए, ठीक है, माप तौल हो गई, ये सब किस में आते हैं? ये समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस किस में आता है? केंद्र राज्य की सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विषय हमारे राज्य सूची के, उसमें राज्य विषय में राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ केंद्र सरकार बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों विषय बनाते हैं। किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तीनों अनुसूची हमारी आती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। और अगर मैं बात कर लूँ आपके कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम सल्फेट जो है ये एक्चुअली मानो तो कैल्शियम सल्फेट जो है डाईहाइड्रेट इसका जो होता है कैल्शियम सल्फेट का, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जो है वो कहा जाता है क्या? प्लास्टर ऑफ जिप्सम। जो CaOSO4.2H2O होता है, ये होता है हमारा जिप्सम। और इसी का जो आधा हो जाता है, हेमीहाइड्रेट हो जाता है H2O, तो वो हो जाता है कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक हमारा दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है आपका? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3।
3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसको ब्लीचिंग पाउडर, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, एक CSA4 जो डाईहाइड्रेट होता है वो जिप्सम होता है, और जिप्सम का ही आधा कर दिया जाता है हाफ H2O, तो हेमी हाइड्रेट जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो नमक का केमिकल नेम होता है NaCl। ठीक है, ये साधारण नमक है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी आपको बताया है कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। ये साधारण नमक है, और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों बना सकते हैं। जिप्सम का आधा करके बॉयल करके ये 473 पे, तो ये क्या बन जाता है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का कितना प्रतिशत होता है? खरा सोना मतलब कि शुद्ध सोना। ठीक है, तो हमारा शुद्ध सोना कितने परसेंट होता है? 24%। और ये कितना है? 18%। ये कैरेट मान लो 18%। ठीक है, सॉरी 24 कैरेट पर, 24 कैरेट पर हमारा होता है 100%, और ये 18 है, तो 18 में कितने परसेंट होगा? तो कितना कम है हमारा? 6, और किस पर निकालना है हमें? 24 पर। ठीक है, तो ये कितने निकालना है? 24 पर। ठीक है, तो 18 कैरेट में पूछा है, तो 6 कम है, सॉरी, तो 18 कैरेट में कितना हो जाएगा आपका? 24, 18 है, यहाँ मैं उल्टा कर रहा हूँ थोड़ा। जैसे आपका कितना है? 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, और 18 क्या होता है आपका? ये 18 कैरेट है। पूछा गया कितना है, तो 18 बटे कितना? 24 इंटू 100 आपको ऐसे निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 कितना होता है आपका? 25%। ठीक है दोस्तों, 75%। तो ये जो 18 कैरेट सोने का जो मतलब कि 18 कैरेट सोना होगा वो कितने प्रतिशत होगा? तो वो 75% होगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी कैरेट पूछ ले आप जान सकते हैं। बस ये आपको ये समझना है कि 24 कैरेट होता है वो शुद्ध सोना होता है, खरा सोना कह दो या शुद्ध सोना कह दो। ठीक है, और बाकी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संतरे में बहुतायत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का अगर मैं केमिकल नेम बोलूँ तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो आपके दांतों में मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है, खून निकलने लगता है, वो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं विटामिन ए की बात करूँ तो इसका केमिकल नेम उसका क्या होता है? इसका नेम होता है रेटिनॉल, और ये किस में आता है? जो भी आँख की बीमारी हो वो विटामिन ए से संबंधित होती है। और विटामिन बी ये बहुत सारी होती हैं, जैसे विटामिन B1 को थायामीन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है, B3 को नियासिन कहा जाता है, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, B7 को बायोटीन कहा जाता है, और आपका जो B9 होता है इसको फॉलिक एसिड कहते हैं, B11 को भी फॉलिक एसिड कहा जाता है, और जो B12 होता है उसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको विटामिन की जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। तो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ये किस में है? तो ये आपके भाग 4 में है। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में संविधान के टोटल 25 भाग है, उसमें तीसरे वाले भाग में क्या है? मूल अधिकार है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दिया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूँ तो 36 से 51 तक दिए गए हैं, भाग 4 में दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्य की तो ये भाग 4A में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A। और अगर मैं इसकी मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। किसमें? 4A में, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में क्या क्या है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946
1946 को। और दोस्तों ये मैंने बताया था जब 3 मीटिंग हुई थी, एक 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये 1946 की ही बात हो रही है, और 11 दिसंबर को बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, जो अभी संविधान में प्रस्तावना है। ऐसा कहा जाता है कथन कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव। ये कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का निहित बताया गया है? तो अल्पसंख्यक के हित का निहित जो बताया गया है आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया है। किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 29 में जो अल्पसंख्यक के हित हैं उन्हें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण। और इसी में 30वां आर्टिकल भी है, उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो शैक्षिक संस्थान खोले जाएंगे उसमें चलाने का अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ आपको आर्टिकल नंबर 24 की, तो आर्टिकल नंबर 24 में जो है वो क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 24 में जो बच्चे हैं जिनको रोजगार से निषेध, जो कारखानों में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में वर्क करने से मना किया गया है, निषेध है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं आर्टिकल 21 की बात कर लूँ तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु में जीने का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है। इसमें बहुत सारे अधिकार, आज 14 साल से छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, हथकड़ी ना लगाना, सूचना सुनवाई का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं तो कौन होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, जो कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो सॉलिड होते हैं उसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो वो आरबीआई के द्वारा। सभी आरबीआई के द्वारा ही हस्ताक्षरित किए जाते हैं। सिर्फ 1 रुपये का जो सिक्का, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव, किसके? वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। सॉरी, वित्त मंत्री नहीं, ये वित्त सचिव, किसके? वित्त सचिव के सिग्नेचर किए जाते हैं। किस पर? 1 रुपये के नोट पर। बाकी जितने भी नोट हैं वो आरबीआई के, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21A से संबंधित है। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 45 डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है उसका, उसी को संशोधन करके कब संशोधन किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। ये कई बार पूछा गया दोस्तों। तो 21A के अंतर्गत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, उसमें कहा गया 14 साल से कम बच्चों के लिए, इसमें कहा गया 6 से 14 साल के उम्र से कम बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और किस संविधान के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार भाग 3 में ये आर्टिकल जोड़ा गया। अगर मैं बात कर लूँ आर्टिकल नंबर 19 की, तो आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और भारत के संविधान में स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 19 में। अगर मैं बात करूं सीरीज से, तो जो पहला है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अगर दूसरे की बात करूं तो शांति रूप से जो इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, और सम्मेलन कर सकते हैं, तो उसका अधिकार दिया गया है। और तीसरे में संगम, साहित्य संगम बनाने का अधिकार है, ठीक है, ग्रुप सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। और चौथा जो है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप आबाद विचरण कर सकते हैं, मतलब किसी भी बाधा से आप पूरे भारत में विचरण कर सकते हैं। ये सब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद 370 धारा थी हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। और आपका एक होता है किसी भारत के किसी भाग में निर्बाध घूमने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार
और लास्ट होता है व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार। तो इस तरीके से दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल नंबर 19 में दी गई थी। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक निराय मतलब कि सम्मेलन करने का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, आवास विचरण करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 29 से 30 में, तो आर्टिकल नंबर 29 से 30 में संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। कौन सा? संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अल्पसंख्यकों के लिए एक में वो मतलब कि क्या कर सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संस्थान होंगे खोलेंगे और उसका खुद संचालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया हो? किसे दिया गया था? तो इस पद का जो प्रस्ताव है वो किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर है स्थित कौन सी? सलाल पनबिजली परियोजना। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बसंत विषु है, बसंत विषु कब होता है? तो ये दोस्तों जो बसंत विषु है ये 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को होता है बसंत विषु। और दो होते हैं दोस्तों, इसको एक्चुअली जो विषु होता है ना, जिसको विषु कहते हैं, ये दो स्थिति में होता है, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है बसंत विषु इस दिन, और 23 सितंबर को दोनों दिन क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है वो कर्क जीव उस पर विश्वत रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दिन रात की अवधि बराबर होती है, और ऐसी अवधि को क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। और ये दो बार होते हैं, एक आपका 21 मार्च को जिसको बसंत विषु बोला जाता है, और 23 सितंबर को शरद विषु बोला जाता है, और ये दोनों कंडीशन को विषु कहा जाता है। दोस्तों एक यहाँ पर डेट और दी गई है, ये 22 दिसंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा पृथ्वी जो हमारी है उसमें क्या होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है, उत्तर में कर्क रेखा होती है, और दक्षिण में क्या होती है, हमारा मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर। तो जो मकर रेखा, जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, जब इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो पृथ्वी राउंड लगाती है, सूर्य का चक्कर काटती है, तो जब सूर्य कहाँ पर होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये 12 घंटे से अधिक पड़ता है, इसलिए दिन की अवधि अधिक होती है। और जब कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तब इस स्थिति में क्या होता है, ये स्थिति कब बनती है? 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं मकर रेखा पर, जब ये 23 सितंबर के बाद, क्योंकि 23 सितंबर पर 21 मार्च और 23 सितंबर पर क्या होता है, दोनों डेटों में क्या होता है कि ये सूर्य का प्रकाश जो 0 डिग्री हमारी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इस पर पड़ता है। इसके बाद ये दक्षिणी गोलार्ध में जब जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जब जाता है तो 12 घंटे से अधिक का दिन बड़ा होता है, 12 घंटे से अधिक समय मतलब कि सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से क्या होता है, यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ठीक दोस्तों, और एक स्थिति आती है जब ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश जब लंबवत पड़ता है तो 22 दिसंबर किसको? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और अगर मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के उत्पादन में प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन में? तांबा के उत्पादन में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो के बाद। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा आपका बहुत फेमस है, असम में है काजीरंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है?
तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी जो है वो क्या नाम है ना 1892 में ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हुए थे? सदस्य रह चुके हैं। कौन? दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गए? तो ये दोस्तों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले ये लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग पूना में, कहाँ पर? पूना में 1916 में। 1916 कब? 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग स्टार्ट किया था। उसके बाद ये सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया है। तो ये दोनों ने 2 होम रूल लीग किए गए थे। जो लोकमान्य तिलक ने किया था ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रांत कहा जाता था, यहाँ तक फैला था। और जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो प्रारंभ किया था सितंबर से 1916 में ही, ये पूरे जो शेष भारत था उसमें इसका वर्चस्व था। ठीक है दोस्तों, विस्तार था। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन जो थे वो तुकाराम थे। बाकी ये भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। ये जो है तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। अगर मैं बात करूं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉरेंस वॉरेन हेस्टिंग थे। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय क्या किया गया था? 1774 में ये जो कंपनी का शासन था यहाँ पर ब्रिटिश क्या नाम है जो व्यापारी शासन होता था, इस तरीके से कंपनी का मतलब कि शासन हो गया था। और कंपनी के अधीन क्या कहा गया था? जो मतलब कि बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल के गवर्नर जो उसको प्रथम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, किसको? लॉरेंस वॉरेन हेस्टिंग्स को। और ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आगे जब कानून बने तो उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, जो विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। ये मैंने एक वीडियो में और कराया है इस क्वेश्चन को, और ये कई बार एग्जाम में आया, काजीरंगा और साइलेंट वैली। इसलिए आप लोग राष्ट्रीय उद्यान को अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसका वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आज के क्वेश्चन रहे। आपको यदि मेरा वीडियो और डिटेल अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो दोस्तों पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।